हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही मस्त है ना। बिल्कुल बहुत मस्त हैं और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप सब मेरे साथ डाउट नट में जो पढ़ रहे हैं। मैं पूनम प्रजापत रसायन विज्ञान की कक्षा 11वीं में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों आप सब ठीक है ना? तो अगर है तो फटाफट कमेंट में लिख दो जल्दी से, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बेटा आपकी तरह सभी बच्चे पढ़ सके। राइट, फटाफट जल्दी 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 शेयर करो, फटाफट करो, देखिए जल्दी, ताकि हम आगे बढ़ सके। बेटा कई बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, कमेंट में लिखकर जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ते नहीं हैं, हम आपकी बातों को बिल्कुल अच्छे से सीरियसली उनको देखते हैं कि भाई हमारा बच्चा क्या चाहता है। आप लोग कह रहे हैं, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम सिलेबस कब तक हो जाएगा। आप ऑफलाइन, हम लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, हम ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, आप ही के भरोसे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप सबको कि हमारे भरोसे ही रहना है और कहीं जाना भी नहीं है। जहां आपका सिलेबस पूरा कराने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हम कराएंगे, आपका सिलेबस भी कराएंगे, टॉपिक भी एनसीईआरटी में जो कुछ भी दिए गए हैं, जितने भी हैं, वो सब भी हम कराएंगे। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दिस कि हम लोग नहीं करें, हम लोगों का होगा कि नहीं। हम कह रहे हैं होगा ही, विश्वास रखो बस। बाकी जितना मैं नोट्स में करवा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, वो सब जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए वो सब नोट्स में बनाओ, अच्छे से उनको पढ़ो। मैं कहूँ उससे बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा बेटे। ओके, तो ज्यादा टेंशन मत लो, क्या है क्या नहीं है। सिलेबस आपका दिसंबर तक कराने की पूरी कोशिश है, क्योंकि उसके बाद में आपके हम लोग थोड़े बहुत क्या है कि आपका रिवीजन वगैरह भी कराएंगे। तो आप टेंशन मत लो, आराम से पढ़ाई करो बस, ठीक है। ओके, तो अब जुड़ गए फटाफट सब। ओके ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी, और शेयर कर दीजिए बच्चों जल्दी से जल्दी, और लाइक कर दो भाई, क्लास को लाइक तो बनता ही है। बिल्कुल, तो चलिए जी, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नहीं, ऐस कैसे मैडम, आप तो नया टॉपिक शुरू करने लग गए। नहीं भाई, पहले पीछे का रिवीजन कराऊंगी, विद इन 2 सेकंड में बोल सकती हूँ, है ना, क्योंकि अब तो आपकी भी रफ्तार हो चुकी है, मेरी तो है ही, चलो कोई नहीं, पर आपकी भी हो चुकी है मेरे साथ साथ। तो फटाफट जल्दी से मेरे साथ साथ सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं। हमने कहा शुरुआत की थी परमाणु संरचना, राइट। परमाणु के बारे में डाल्टन ने बताया, उसके बाद में अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने उनके उपकरणों के बारे में बताया, रिसर्च किया, और उनके द्रव्यमान आवेश के बारे में बताया। साथ ही परमाणु मॉडल्स थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर ने दिए, और बोहर के जो मॉडल्स थे उनमें जो कमियां थी, रदरफोर्ड की जो कमियां थी उनको बोहर ने दूर किया, और जो बोहर की कमियां थी उनको आगे अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा उनको सही किया गया और नए अभिग्रहित आपके सामने प्रस्तुत किए गए, जिसके दौरान हमने क्या किया था, बोहर कक्ष में बोहर ने जो त्रिज्या, किसी भी कक्ष जो इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष में चक्कर लगा रहा है उसमें जो त्रिज्याएं बताई गई है उनके बारे में अपने फॉर्मूला निकाला, कुल ऊर्जा का फॉर्मूला निकाला। साथ ही हमने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, और जीनोन और स्टॉक प्रभाव जो है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। अब अपन आ चुके हैं अपने टॉपिक के, या यूं कहूं चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर, यानी आज अपना चैप्टर खत्म होने वाला है। तो खुश हो जाओ, फटाफट फटाफट जल्दी से, और लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई, जल्दी करो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस क्लास के एक साथ जब होगी क्लास उसी समय आपको अवेलेबल हो जाए, राइट। तो अपना हित है, आपका खुद का हित है बेटा, कभी कभी स्वार्थी भी हो जाओ। ओके, तो जल्दी से जल्दी चीजों को शेयर करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, पर बातें नहीं करेंगे। ओके डन, चलिए जी शुरुआत करते हैं। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, जरा एक नजर उस पर डाल देते हैं। बच्चों आज हम पढ़ेंगे आज का सबसे इम्पोर्टेंट
टॉपिक या यूं कहूं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो है आपकी क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं क्या होती है उनके बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो किस तरह के आते हैं वो भी आज अपन यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। ओके डन। अब चलते हैं हम आगे, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर। और फिर लास्ट जो होगा वो होगा वो सिद्धांत, जिसमें कई नियम दिए गए हैं। वो नियम कौन कौन से हैं, उनके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके जी, ओके डन। चलते हैं आगे, फटाफट कॉपी पेन को उठा लो और शुरू हो जाओ पढ़ने के लिए। कानों को खुला रखना है और माइंड को एकदम सेंटर में रखते हुए क्लास को पूरा एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है। क्लियर बच्चों? चलो जी शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहला है क्वांटम संख्याएं। बच्चों क्वांटम संख्याएं क्या होती है, इसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगी ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझ सकें। बेटा हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये तो आप सबने देखा है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्ष में चक्कर लगाता है और कक्ष भी कहाँ, नाभिक के चारों तरफ के कक्ष होते हैं, या इन्हें हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। राइट। जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था तो वो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जा रहा था, तो वो एक ऊर्जा का लेवल पार कर रहा है। राइट। और वो पार करते करते चंद्रमा के नजदीक आ चुका है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नाभिक के चारों ओर कक्षों में चक्कर लगाते 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 क्या करते हैं, बिल्कुल अपनी एनर्जी को एक कक्ष से दूसरे के लिए स्टोर करते हैं। जब वो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाते हैं तो वहां एनर्जी का उत्सर्जन या अवशोषण हो जाता है। राइट। अब कहा कि जब आप इलेक्ट्रॉन को किसी कक्ष में देख रहे हैं तो वो क्या है, तो कहा गया बेटा कक्ष और उसके बाद में या यूं कहूं कोश, और उसके बाद आता है उपकोश। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक 11th क्लास है। राइट। 11th क्लास में 11th आर्ट्स भी होता है, 11th कॉमर्स भी होता है, 11th साइंस भी होता है ना। तो वहां सेक्शन बन जाते हैं ए बी और सी, लेकिन 11th तो 11th है, 11वीं कक्षा तो 11वीं है, लेकिन उसके अंदर कौन से कोश हैं, उपकोश हैं, तो वो कहलाते हैं आपके उसके ही अंदर पाए जाने वाले कक्ष, यानी कक्ष का पुनः वर्गीकरण वो उपकोश कहलाता है। राइट। वैसे ही हमारे यहाँ पर कक्ष जो होते हैं बेटा, आपने 9th में भी पढ़ा था, के एल एम और एन, इसके आगे सो ऑन। और जब आप के की बात करते हैं तो उसमें जो उपकोश आ जाते हैं, उन उपकोशों को इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में गति करता है उसी आधार पर बताया एस पी डी और एफ। एस पी डी एफ कहाँ से आया, हम इनको एस पी डी एफ ही क्यों कहते हैं, ये सब हमारा जो अगला चैप्टर होगा तत्वों का वर्गीकरण, वहां मैं डिटेल में समझाऊंगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज जरूरी थी जानना कि कक्ष और उपकोश क्या होते हैं या कोश और उपकोश क्या होते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको इस चीज को पहले ही क्लियर कर दिया है। राइट। अगर आप देखें तो के एल एम और एन की मैं बात करूं तो बेटा हमेशा के प्रथम कक्ष होता है, अल द्वितीय, अम तृतीय और एन चतुर्थ कोश होता है। बेटा के की वैल्यू अगर आप बात करें n बराबर 1 होता है तो k में एक ही उपकोश होगा s। अगर l में 2 कक्षक हैं, दो नंबर पर है l, तो उसमें 2 उपकोश होंगे s और p। अगर m में अपन कहें 3 है तो 3 उपकोश होंगे s p d f। और n की बात करूं बेटा 4, तो वहां उपकोश होंगे s p d और f। बच्चों एस पी हमेशा क्यों लिए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से ही डिस्टेंस तय करता है और अन्य अधिक ऊर्जा वाले कक्ष में जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो डायरेक्ट छलांग लगा के चतुर्थ कक्ष में चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है।
अपन पहली कक्षा में पढ़ के ही तो 12वीं में आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे ही पैदा हुए और होते से ही 12वीं कक्षा में एडमिशन ले लिया, पॉसिबल नहीं है ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट उच्चतम कक्षाओं में जाना पॉसिबल नहीं है, वो निम्नतम ऊर्जा कक्षों को पार करते हुए उच्चतम ऊर्जा कक्षों में जाते हैं। तो कहा गया कि यहाँ पर यदि आप K की बात करें तो एक ही उपकोष होगा, दूसरा यदि आप 2L की बात करें तो 2 उपकोष होंगे, P तो हो जाएगा नया, लेकिन S तो रहेगा, फिर sp_d और sp_df। यहाँ तक एक जनरल हिंट में देना चाहती थी ताकि क्वांटम संख्याएं प्रॉपरली समझ में आ जाए। बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फटाफट लाइक कर दो और फटाफट इसको आप उतारेंगे। अब अपन देखते हैं कि अपने पास जो क्वांटम संख्या है वो क्या कहना चाहती है। क्वांटम संख्याएं वह संख्याएं हैं, या यूं कहूं ऐसी 4 संख्याओं का समूह जो एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण परिचय देती है। क्या करती है राजा बच्चों? पूर्ण परिचय देती है। यदि आप किसी कक्ष की बात करें बेटा, इलेक्ट्रॉन की जगह किसकी बात करें बेटा, किसी कक्ष की या कक्षा की बात करें तो वहां पर 3 क्वांटम संख्याएं ही ली जाएगी। पहली कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, दिग्वंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ऐसा क्यों मैडम? भाई 3 ही क्यों? अच्छा सुनो जरा ध्यान से। आपके पास एक कक्ष है, वो कक्ष कैसा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है। फर्स्ट, वो कक्ष किस प्रकार का है, उसका आकृति कैसी है, फिर वो कक्ष कैसे अभिविन्यासित है। कक्ष कभी चक्कर नहीं लगाते, कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, राइट। तो चक्रण क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन जब होगा तभी चौथी क्वांटम संख्या नेसेसरी होगी। अगर केवल कक्ष है और उसका व्यवहार जानना है तो 3 क्वांटम संख्याएं सफिशिएंट है। बात समझ में आ गई? टॉपिक क्लियर हो गया। तो अब परिभाषा की ओर बढ़ते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो आपको पता है कि क्वांटम संख्याएं क्या होती है बेटा? क्वांटम संख्याएं वह होती हैं या ऐसी 4 संख्याओं का समूह है जो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण परिचय देता है। परिभाषा आपकी स्क्रीन पर है तो एक नजर डालें। चलिए जी, 4 क्वांटम संख्याओं का एक सेट है जो कक्षक की ऊर्जा, आकार और आकृति तथा अभिविन्यास को निर्दिष्ट करता है। एक कक्षक को निर्दिष्ट करने के लिए केवल 3 क्वांटम संख्याएं चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पूर्ण परिचय देने के लिए 4 क्वांटम संख्याएं चाहिए। बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं तो फटाफट यस मैम लिख दें। ओके बच्चों, तो अपन 4 क्वांटम संख्याओं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली संख्या है आपकी कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी दिग्वंशी क्वांटम संख्या, तीसरी कक्षीय चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी है चक्रण क्वांटम संख्या, राइट। बात समझ में आ गई तो फटाफट उतारेंगे, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे आते हैं। अपना पहला क्वांटम नंबर्स में अपने पास 4 क्वांटम संख्याएं हैं जिनमें अपन कैसे देखते हैं वो मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार डायग्राम से और समझ लेते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या में एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या कहना चाहता है कि वो कौन से कक्ष में है, यानी इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में है, दूसरे में है या तीसरे में है। तो हमेशा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। सेकंड, दिग्वंशी क्वांटम संख्या, इसकी आकृति कैसी है? गोलाकार, डंबलाकार, द्विडंबलाकार या फिर जटिल आकृति है, तो वो देखेंगे। उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या ये कहती है, क्यों कहती है ऐसा? चुंबकीय क्वांटम संख्या चुंबक है, किस चीज की चुंबक को अट्रैक्ट करता है तो वो उसको एक तरफ से शेप दे देता है, यानी वो किस तरह से अभिविन्यासित है, राइट। तो अभिविन्यास को बताने के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या, और जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष के आकार को निर्धारित करके
उसके अभिविन्यास को प्रदर्शित करके जब आगे बढ़ता है तो हम ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष में कैसे चक्कर लगा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। डन? सभी बच्चों का क्लियर? तो फटाफट उतारेंगे। अब चलते हैं आगे। पहली क्वांटम संख्या कौन सी है बेटे? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में उपस्थित है उस कक्षक को हमें ज्ञात करा देती है या उसका ज्ञान करा देती है कि वो पहले कक्ष में है, दूसरे में है, तीसरे में है, कौन से में है। और जैसे ही वो कक्ष के बारे में पता चलता है तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं n से, और यहाँ n की वैल्यू हो जाती है 1 2 3 4 कुछ भी। ओके, डन। चलते हैं आगे। परिभाषा देखेंगे जरा। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्ष और ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। कोई बात नहीं, बात तो क्लियर है, ये समझ में आई हुई है। इसके द्वारा यह भी पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर है। अगर वो पहली कक्षा में है तो नाभिक के बिल्कुल नजदीक है, अगर वो दूसरी कक्षा में है तो वो नाभिक से थोड़ा दूर है। जैसे आपके पास ये नाभिक है, ये प्रथम कक्षक, ये द्वितीय और ये तृतीय। तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। राइट? बात समझ में आ गई? तो फटाफट समझा दो जल्दी से। यस मैम। चलिए जी, तो इनका इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा को K से प्रदर्शित करते हैं, दूसरी को L से, तीसरी को M से, सो ऑन। क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। इसके अंदर अपन देखते हैं कि कक्ष और n का मान कैसे कोरिलेट करता है। तो आप देख रहे हैं कि अपने पास क्या है, अपने पास है क्या? K का मान n के लिए 1, n का मान 2 तो L, 3 तो M, 4 तो N, 5 तो O और 6 तो P। क्लियर? यस और नो? यानी यदि n का मान पता है तो हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से कक्ष में उपस्थित है। अगर हमें ये कह दिया जाए कि n बराबर 2 है तो बताइए इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्ष में है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन L कक्षक में मौजूद है जो नाभिक से थोड़ी दूरी पर स्थित है। क्लियर प्यारे बच्चों? फटाफट समझेंगे। अगर समझ में आ गया तो यस मैम लिखेंगे। चलते हैं आगे। सेकंड, दिग्वंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, जल्दी बताओ। यदि कक्ष मालूम चल गया तो कक्ष की आकृति भी मालूम चले, हाँ या ना? यस। तो दिग्वंशी क्वांटम संख्या क्या करती है? इसे हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से रिप्रेजेंट करते हैं, और L से रिप्रेजेंट करके हम उसके आकार को पता कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में है उसकी आकृति कैसी है। बट ध्यान रहे, आकृति हमेशा उपकोषों की होती है, कोश की नहीं। कोश होते हैं क्या बेटा? K, L, M और N, और इनके अंदर उपस्थित होते हैं उपकोष। तो उन उपकोषों की आकृति यदि अपने को पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है, डमलाकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है, या द्विडमलाकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो फटाफट चलते हैं आगे। अब अपन इसकी परिभाषा को जरा देख लेते हैं। परिभाषा कह रही है दिग्वंशी क्वांटम संख्या उप ऊर्जा स्तर या उपकोष तथा इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को प्रदर्शित करता है। कोणीय संवेग जानते हैं ना, नाभिक इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है इस तरह से, हाँ या ना? तो जब वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसका कोई ना कोई त्रिज्या होगी, उसका कोई ना कोई वेग होगा, और इस इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई द्रव्यमान भी होगा।
और इन तीनों को मिलाकर ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन सदैव उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनकी ऊर्जा NH/2π के बराबर होती है। तो उन्होंने ऊर्जा बताई और ये कह रहे हैं कि कोणीय संवेग को प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रॉन कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करता है, इसे L से प्रदर्शित किया जाता है। इस क्वांटम संख्या द्वारा किसी कक्षा में उपस्थित उपकोषों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 1, 2, 3 आदि, या उपकोष क्या है बेटा, S, P, D, F द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दिग्वंशी क्वांटम संख्या n के किसी मान के लिए L का मान 0 से शुरू होकर n-L तक जाता है। 0 से शुरू होगा और n-1 तक जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई है? ओके, परमाणु का आकार उतना अधिक, देखो L का मान जितना अधिक होता है परमाणु का आकार उतना ही अधिक होता है। सही है? कैसे? L का मान बढ़ा तो उससे पहले के N का मान बढ़ गया, हाँ या ना? कैसे भाई? मैं यहां समझा देती हूं, जरा ध्यान देना। अपने पास सपोज L तक कक्षक है तो K तो पहले ही आ गया, तो हमें तो 2 ही कक्ष दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसका 1 और इसके 2 कक्षक। अगर L का मान बढ़ रहा है तो L का मान बढ़ रहा है यानी उपकोष बढ़ रहे हैं, S, P, D और F। यस और नो? उपकोष बढ़ रहे हैं। उपकोष बढ़ रहे हैं तो पहले कोष बढ़ेंगे तभी तो उपकोष बढ़ेंगे। यस। तो जितना मान अधिक होता है आकार बढ़ता गया, जैसे ही बढ़ता गया तो नाभिक से दूरी भी अधिक होती गई, और नाभिक से दूरी अधिक, नाभिकीय बल उतना ही कम होता है। यस और नो बताओ? नाभिकीय बल कम होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन कम होगा, हम इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएंगे, तो हम कहेंगे वहां नाभिकीय बल क्या हो जाता है बच्चों? वहां नाभिकीय बल कम हो जाता है। बात समझ में आ गई तो फटाफट यस मैम लिख दें। अब चलते हैं एक नजर इसकी सारणी पर कि किस तरह निकाला जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या बेटा n है ना? n की वैल्यू आपके पास क्या क्या दी गई है? 1, 2, 3। ठीक है। अब L का मान क्या होता है? n-1। ओके, देखो जरा ध्यान देना, n की वैल्यू 1 तो उपकोष 1, n की वैल्यू 2 उपकोष 2, n की वैल्यू 3 उपकोष 3। हाँ या ना? कैसे मैडम? कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अभी देखो मैं बताती हूँ आपको, जरा ध्यान देना। n की वैल्यू 1, k, n की वैल्यू 2, कोष तो L है पर इसके अंदर 2 उपकोष आ जाएंगे, S और P। यस और नो? तो n की वैल्यू 2 तो उपकोष भी 2 ही हुए ना? हाँ या ना? यहाँ बात समझ आई या नहीं? जल्दी बताओ, पर ध्यान देना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम यहाँ ये कैसे आया, n की वैल्यू 2 तो उपकोष 2 कैसे हुए ना? उपकोष 2, अगर उपकोष 2 नहीं होते तो L बराबर 2 हो गए, तो L बराबर 2 का मतलब क्या? यानी L एक कक्षक है जिसमें 2 उपकोष है। क्लियर? बात समझ में आ गई। अब n बराबर 3, तो n की वैल्यू 3 है, एक कक्ष है जिसके अंदर 3 उपकोष हैं, SPD। अगर n की वैल्यू 4 होती, क्या होती? n की वैल्यू 4 होती तो यहां पर आता 1, 2, 3 और हम लिखते SPDF। बोलो यस और नो? सॉरी, 0, 0, 0। ओहो, ये क्या कर दी मैडम आपने? क्या कर रही है? समझ आया कि नहीं? अच्छा चलो जी, चलो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या लिख दिया?
0, 1, 2 और 3। भूल गए ना, एल की वैल्यू 0 से शुरू होती है। तो एस, पी, डी और एफ। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं बेटा। तो n-1 तो देखो 1 - 1। अब क्या कर लें भाई राजा बच्चों, पेन बार बार चेंज करना पड़ रहा है। n -1 - 1, ये तो आज कह रहे हैं इतना लिखना पड़ रहा है ना मैडम, तो बोर्ड कह रहा है रुको बहुत दिन हो गए आपको। 1 - 1 0, फिर 2 - 1, ओके, n की वैल्यू तो कितनी हुई 0, यानी कि पहले तो 1 - 1 करो, फिर 2 - 1 करो, राइट। 1 - 1, 2 - 1, 3 - 1, ओके ओके, क्योंकि n की वैल्यू 1, 2 और 3 यूं ही तो आई है, डायरेक्ट तो 3 आई नहीं ना। बात समझ में आ गई होगी, बात क्लियर हो गई? यस, सबको समझ आई? यस, चले आगे। अब देखो, अगर आपके पास क्या है, एस तो आकार गोलाकार, हमेशा एस का आकार गोल, पी का डंबलाकार, डी का द्विडंबलाकार, ये रहा द्विडंबलाकार। अब कहा कि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर भाई? 2n स्क्वायर। तो कर लो जरा, 2 गुणा n की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, कितना हुआ 2, 2 गुणा 2 का स्क्वायर, अच्छा अभी तो एक ही चल रहा है 0 है, हाँ है ना। n की वैल्यू कितनी है 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखो दोनों को मिलाकर 8 है क्या? यस, आ जाओ, 2 गुणा 3 का स्क्वायर कितना आया 18, काउंट कर लो, 10 और 8 कितना हुआ 18। बोलो बात समझ आई कि नहीं? जल्दी बता दो, जल्दी सभी बच्चे बता दो फटाफट, क्लियर हुआ या नहीं टॉपिक? दिग्वंशी क्वांटम संख्या समझ में? अरे इन सब के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा अभी, वहां बताना पड़ेगा, ठीक। चलो जी, अब चलते हैं आगे। अगली क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है? आपने इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में चक्कर लगाता है वो, और कक्ष में भी कौन से उपकोष में चक्कर लगाता है वो पता चल गया, और एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं वो भी पता चल गया, ठीक है, ओके डन। अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि अगर कक्ष की आकृति आपको पता चल गई है तो बताओ वो कक्ष कैसे अभिविन्यासित है। यानी आप यदि देखें, जरा ध्यान दो, अपने पास ऐसे एक्सिस है, अब ये x, ये y और ये z। अब आप में से कोई ये तो मुझे नहीं कहेगा ना मैडम ये क्या है, इतनी गणित तो तुम सबने पढ़ी है, कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो 3 एक्सिस होती है ना, x, y और z। अब वो कौन से रूप में अभिविन्यासित है, ऐसे है, ऐसे है या फिर ऐसे है, किस तरह से अभिविन्यासित है, जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। चलो मैं अलग अलग कलर से बना दे रही हूं ताकि आपको कोई दिक्कत, इस रूप में विन्यासित है या फिर, ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो ये कौन सी एक्सिस है x, ये तो नजर आ रहा है, ये कौन सी है y और ये कौन सी है z, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। चलो अब आओ, आपका कक्षक जिस तरह विन्यासित है उसमें 2 चीजें दिख रही है कि इसके कक्ष में ऊपर तो प्लस, नीचे तो माइनस और बीच में तो 0। यानी आप जब भी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान लिखेंगे, जैसे हमने
मुख्य क्वांटम संख्या में क्या किया, n बराबर 1 लिखा, तो l बराबर 0 लिखा, पूर्णांक ही लिखा ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां कक्ष की अभिविन्यास को बताया जा रहा है, तो यहां पूर्णांक में अंक ना लिखकर यहां अंक कैसे आएंगे, +0 माइनस, यानी अंक की जो गणना होगी वो -l से +l की तरफ जाएगी। बात समझ में आई या नहीं? यानी कोई भी कक्षक जिसकी आकृति डंबलाकार है, द्विडंबलाकार है, वो प्लस से होता हुआ कहाँ जाएगा, माइनस की ओर जाएगा। प्लस से होता हुआ माइनस की ओर जाएगा तो वहां पर चुंबकीय क्वांटम संख्या की गणना की जाती है, और वो किससे कोरिलेट होती है, L से, दिग्वंशी क्वांटम संख्या से। अतः इसको ml से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? तो चलते हैं अब आगे, इसको फटाफट उतारो, जल्दी से उतारो ताकि बात क्लियर हो जाए। डन, ओके, चलो भाई परिभाषा की ओर एक नजर डाल देते हैं। कक्षीय चुंबकीय क्वांटम संख्या को ml से प्रदर्शित करते हैं। क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को दर्शाता है, अर्थात इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कोई भी उपकोष कितने कक्षकों से मिलकर बना है। कक्षीय चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाता है, जिसका मान -l से +l तक होता है। l का मान यदि 2 है तो क्या होगा राजा बच्चों, जल्दी लिखकर बताओ। l का मान यदि 2 है तो वो l कैसे जाएगा, -l to +l, तो आपके पास l की वैल्यू कितनी है, 2, तो क्या लिखोगे, -2 -1 0 +1 +2। यस और नो, फटाफट लिखो, जल्दी फटाफट बताओ भाई। यस मैम। अब मुझे एक काम करके बताओ, यदि l की वैल्यू 3 है तो मान बताओ ml का। जो बच्चा मुझे लिखकर बता देगा इसका मतलब उसे ये बात समझ में आ गई है। फटाफट बच्चों, कई बच्चे बहुत जल्दी आंसर करते हैं, आपको देख के मुझ में तो और ही ज्यादा जोश आ जाता है कि मेरे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ, तो मुझे उनसे भी ज्यादा मेहनत करनी है ताकि मेरे बच्चे, सब बच्चों में केमिस्ट्री में 100 में 100 अंक आएंगे, और आएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस शर्त इतनी कि आप साथ साथ पढ़ते रहें। ओके, तो चलिए जल्दी, बात समझ में आई या नहीं, क्लियर हो गया, आंसर लिख दिया क्या, यस, ओके जी, ओके, वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहो, भविष्य तो एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। चलो जी चलो, इसका एक सारणी देख लें। बेटा उपकोष आ गए सीधा ही, ठीक है, यानी n, ठीक, n बराबर 1 2 3 और 4, कोई दिक्कत, नो। l की वैल्यू n-1 तो 0 1 2 और 3, यस और नो, जल्दी बता दो, जल्दी, क्लियर है, हाँ जी हाँ क्लियर है। अगर अपने पास n की वैल्यू 3 है तो हम लिखते हैं 0 1 2, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अब यहाँ पर S P D और F लिख दिया क्या सबने, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, सबने लिख लिया, यस। अब चलते हैं आगे, जरा देखें, m की वैल्यू मैंने बता दी है, -l से प्लस और 0 तो 0 एक ही होगी। अगर ध्यान देना, अगर n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो 0 को प्लस और माइनस में कभी भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है, राइट, यस। l की वैल्यू 0 तो उपकोष हमेशा 1
और एक उपकोष हमेशा एस होगा, आकृति गोलाकार होगी। क्लियर? बात समझ में आ गई। अगर n बराबर 2 तो L की वैल्यू 1 तो इसका मतलब S है, लेकिन S तो 0 पे होता है। S के बाद में अगर 1 है तो केवल 1 ही लिखा गया है ना, 2 नहीं लिखे गए ना, तो 1 है तो L की वैल्यू 1 तो P से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और N से L की वैल्यू देखूं तो उपकोष 2 S और P। ध्यान दो, अगर मैं L की वैल्यू 0 लिखती हूं तो डायरेक्ट S, L की वैल्यू 1 लिखती हूं तो डायरेक्ट P, 2 तो D। अगर मैं N की वैल्यू से उपकोष लिखती हूं, क्या लिखती हूं? उपकोष लिखती हूं, तो N का मान 1 तो एक उपकोष S, N का मान 2 तो उपकोष 2, S और P। यस और नो? अगर 3 तो उपकोष 3, S P D। हाँ या ना? L का मान नहीं बता रही हूं, उपकोष का मान बता रही हूं। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी, सबको क्लियर हो गया होगा। डन? ये आया इनकी वैल्यू। अब उपकोष में कक्षक बताओ। तो बेटा ध्यान दो, अपने पास L की वैल्यू 2 गुणा 0 प्लस 1 कितना आया? 1। S में एक ही कक्षक होता है। 2 गुणा 1 प्लस 1 कितना आया? 3। 2 गुणा 2 प्लस 1 कितना आया? 5। 2 गुणा 3 प्लस 1 कितना आया? 7। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि S, P, D और F की आप बात करते हैं तो S में कक्षक 1, P में कक्षक 3, D में कक्षक 5 और F में कक्षक 7 होते। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? यस और नो? जल्दी बता दो बच्चों, बात समझ में आ गई। अब बताओ भाई बच्चों, अब इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र तो सबका सेम है, n2n²। कितना आया भाई? अच्छा, इसने एक अलग है लिखी है 4l + 2 या 2n+² देखे तो क्या होता है, जरा चेक कर ले एक बारी। 2n² अगर आप करें तो अपने पास 2 गुणा 0 है तो 0 इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकता है ना। अच्छा n तो 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 6 किसके लिए? अगर आपके पास कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, इंडिविजुअल बात कर रहा है, मैं बताती हूँ, सुनो ध्यान से। अगर आपके पास 2n² का फॉर्मूला यहाँ एग्जिस्ट नहीं करा रहा है ये, तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर इसने एक फॉर्मूला दिया है, क्या भाई? 4l + 2। ये इंडिविजुअल है और 2n² जो है वो कोश के लिए है। K में कितने होंगे? K, L, M, N में कितने होंगे? इंडिविजुअल नहीं बताया, इंडिविजुअल ये बता रहा है। कैसे? 4 × 0 + 2 बराबर कितना आया? 2। S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अधिकतम। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। चेक कर लो, बात समझ में आ गई? फॉर्मूला लगा के मैंने दिखा दिया है। यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट पूछता है, वो मैं भी करवाऊंगी। बस इतना पता हो कि क्या कहना चाहता है। ठीक, चलूं आगे, इसका सार बताऊंगी आगे, धीरे धीरे चलो।
अगली क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन कैसे चक्रण करता है, या तो प्लस में या फिर माइनस में। तो देखो परिभाषा कुछ इस प्रकार कह रही है कि अपने अक्ष पर चक्रण लगाते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं, इसे एस एम एस लिखते हैं। गुणों की व्याख्या करता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल नाभिक के चारों ओर ही चक्कर नहीं बल्कि अपनी अक्ष पे भी घूमता है। जब वो घूमता है तो निश्चित क्वांटम संख्याओं के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान हमेशा 2 होता है, +1/2 और -1/2। क्लियर, बात समझ में आ गई। यानी एक इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो वो या तो क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज, या फिर वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जब वो क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे +1/2 लिखते हैं, जब वो एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं तो उसे -1/2 लिखा जाता है। ठीक, ओके। अब इन चारों का सार देखते हैं कैसे क्या है। अगर आपको n की वैल्यू दी गई है, जरा ध्यान से देखो, अब निकलेंगे आंसर्स। n की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4, तो अपने पास कक्ष K L M N डन। K, उसके बाद में दिग्वंशी क्वांटम संख्या के लिए क्या आएगा, n-1 0, n-1 0 और n-1 1, 2s 1s। यस और नो। यदि n की वैल्यू 2 है तो वहां 2 उपकोष होंगे, s और p। n की वैल्यू 3, s p d। n की वैल्यू 4, s p d f। ठीक, अब एक बात ध्यान देना सभी बच्चे, यहीं पर समझा रही हूं। L की वैल्यू 0 डायरेक्ट लिखी गई है, 1 2 और 3, सीधा 3 सीधा 2 सीधा 1 सीधा 0। क्या करोगे, उस दौरान सीधा उपकोष लिखना, सारे उपकोष नहीं, जो पर्टिकुलर उपकोष का वैल्यू है वही लिखो। क्या S, क्या P, क्या D, क्या F। यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी, हाँ या ना जल्दी बता दो भाई। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इधर समझा देती हूँ इस बात को, ये तो क्लियर है। अब देखो बेटा, एक बात ध्यान से, अगर L की वैल्यू 0 है तो केवल क्या होगा, ऐसी होगा। अगर L की वैल्यू 2 है तो P, D और F। ये तो यहां तक पहुंचने का रास्ता बताया है। क्लियर, अच्छा ये दिखेगा नहीं, वो हो। चलो जी चलो, अभी इरेज कर देते हैं, दूसरा कलर लेते हैं, वरना बच्चे कहेंगे मैडम क्या कर दिया। आ जाओ, S की वैल्यू 1 0 S, 2 P, 3 D, 4 F। ठीक, डायरेक्ट नहीं आ सकता इसलिए इसने खोल कर दिखाया है, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू यही होती है। ओके, अब L से M की वैल्यू निकालो। अगर L की वैल्यू 0 तो एक 0 ही आएगा। L की वैल्यू क्या हो, 1 तो +1, अच्छा 2 ही है तो पहले -1 आएगा। एक तो ये इरेजर खा गए भाई साहब, ये लो, अच्छा 2 है। ठीक, 0 और 1, फिर 0 में 0, अगर 3 है और 5 है। ठीक, 0, अब तो दिक्कत है ही नहीं, अब तो समझ में आ गया। S की वैल्यू 1/2 सबके लिए सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है, निकालना आता है, राइट। उपकोषों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4l + 2, और कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, 2n², इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का। ठीक है जी, ठीक है, ओके जी ओके। चले आगे, डन। चलते हैं अगले पड़ाव पर। क्वांटम संख्या को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, और सिग्निफिकेंस यानी कि डिस्टेंस, शेप, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन। ओके, उतार लो भाई जल्दी से,
ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो पता है, मैंने पीछे बताया इसलिए मैं फटाफट कराई हूँ ये तो। ठीक है, ओके चलो आगे। अगर आपके पास n है तो क्या l निकल सकता है? यस। l है तो क्या m निकल सकता है? यस। और m है तो क्या s निकल सकता है? यस। हाँ या ना? देखो, अगर आपके पास n है तो n-1 करके l की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू 12+1 आ गई और यहां पर क्या आ गई? s की वैल्यू। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, सीधा सीधा सा आंसर। बात समझ में आ गई? 2 है तो 0 1, 3 है तो और 4 है तो ठीक। यहां आ गए क्या? a की वैल्यू होगी ना, 12+1 से करोगे तो क्या आएगा? 1, और 1 की वैल्यू क्या आएगी? कक्षक की वैल्यू 0 ही तो आएगी। अगर 2 आती तो क्या आता? अच्छा 3 आती, 3 तो हुई, क्या आया? 2 दूनी, अगर आप एक के लिए लिखे 2 × 1 प्लस क्या आया भाई? 3, 1 3 5 और 7, 3 3 4 1 7, 3 2 4 1 5 3। यस और नो? हाँ या ना? बात समझ में आ गई होगी सबको। चलते हैं आगे। ये तो कोई भी दिक्कत है ही नहीं, ये बातें सबको आनी चाहिए, सबको समझ आनी चाहिए ताकि बात क्लियर हो जाए। चले, ओके डन। चलते हैं आगे। अगला, ओके पहला क्वेश्चन। चलो, n का मान 3 है। कितना है? तो संभावित उपकोष क्या होंगे? किसकी बात पूछ रहा है? n 3 दिए तो l बताओ। l का फॉर्मूला क्या होता है? n बराबर 3, तो संभावित उपकोष कितने होंगे? 2 ही होंगे। हाँ या ना? जल्दी बताओ, l की वैल्यू कितनी आएगी? 2 ही आएगी। तो उपकोष संभावित क्या होंगे? s और p और d। हाँ या ना? बताया गया है क्या मैंने? l की वैल्यू कितनी आएगी? l की वैल्यू आएगी क्या? 2। यस और नो? हाँ या ना? और l का मान 2 है तो l का मान 2 का मतलब क्या आया? l का मान 2 का मतलब आया 0 1 और 2। हाँ या ना? s p और d। जल्दी बताओ, यस और नो? यस। हाँ या ना? यस। फटाफट देखो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से देखो, फटाफट आ जाओ भाई। n की वैल्यू 3, इसका मतलब l का मान 2 आया। 2 के लिए 0 1 2। हाँ या ना? शुरुआत 0 से ही होती है l की, बताया था ना? यस। तो संभावित मान 3, 3s 3p और 3d। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। n की वैल्यू अगर 3 है तो l की वैल्यू 2 और 2 होती है तो d। तो d तक आने के लिए क्या क्या चलना पड़ेगा? s p और d। और आगे अंक कितना लिखा गया है? 3, तो 3s 3p और 3d। ओके, यस और नो? चलें जल्दी। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भाई दिख नहीं रहा है मेरे बच्चों को, तो चलते हैं। क्या है? 4D उपकोष में कितने कक्षक हैं? 4D, ठीक है, आ जाओ। 4n की वैल्यू 4, l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है? 2। यस और नो? जल्दी बताओ, यस और नो? तो उपकोष की संख्या निकालने का सूत्र होता है 12+1 उपकोष के लिए, और उपकोष में इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 4l+2। हाँ या ना? आ जाओ देख लेते हैं। अगर इसने क्या पूछा है? उपकोष में कितने कक्षक हैं? उपकोष में कक्षक, चलो भाई उपकोष में कक्षक लिखना है तो मैं वैसे ही लिख देती हूँ।
डन। उपकोष में कक्षक। चलो आ जाओ। 2 गुना 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना? 5। यस और नो? 4 गुना 2 प्लस 2, 8 प्लस 2। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम? 10। हाँ या ना? तो क्या आया भाई? 5। कितने कक्षक होंगे? उपकोष में कक्षक निकालने का सूत्र क्या होता है? 12 प्लस 1। उपकोष में इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र क्या होता है? 4l प्लस 2। यस और नो? कोष में इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र क्या होता है? 2n स्क्वायर। 4 उपकोष, कोष में संख्या किससे पता चलती है? n से। ठीक, बात क्लियर हो गया? यस और नो? आ रहे हैं ना आंसर? यस। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। अच्छा आंसर तो पता ही है। डी उपकोष के लिए ml की वैल्यू बताओ। अच्छा, किसकी वैल्यू? ml। ठीक, सबसे पहले l की निकालो, l, फिर निकलेगा ml। ठीक, और इसमें भी पहले आ जाओ भाई, एक चीज और लिख दे। आओ भाई राजा बच्चों। एन एल। ठीक, और फिर आता है ml। थोड़ा ध्यान से लिख लें ताकि बात क्लियर हो जाए। आओ जी आओ, ये हो गया एल। डी, यहां पर 1 2 3 4। ठीक, एल की वैल्यू 0 1 2 3। एस पी डी एफ। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं है ना? जल्दी बताओ यस मैम। ओके, तो अब ml की वैल्यू कितनी? अगर l की वैल्यू 0, अगर l की वैल्यू कितनी? 1 तो भी 0। ठीक, 2 तो 0 माइनस 1, 3 तो क्या लिखोगे? 0 माइनस 1 0 प्लस 1। यस और नो? जल्दी बताओ, यस और नो? फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, यस और नो बताओ। चले आगे। तो कहा कि यदि आपके पास ml की वैल्यू आपको निकालनी है तो आपके पास d बराबर कितना आया? 2 आया। तो 2 आया तो अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे? इसको सीधा सीधा 2 आया तो क्या लिख दोगे? l की वैल्यू 2, क्योंकि आपने d दिया हुआ है। तो m की यदि आपको वैल्यू लिखनी है तो वो जाता है l माइनस 2l प्लस। सही है? तो कुछ भी नहीं, मैंने जो बताया उसको कंटिन्यू कर दो। -2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2। यस और नो? बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को? क्लियर हो गया? यस और नो? जल्दी बताओ भाई। चलो जी, इसको इरेज करते हैं और देखते हैं इसका आंसर। ये रहा, आ गया आंसर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर हुआ कि नहीं? सबको समझ आया कि नहीं? आ गया? ओके जी, ओके। चलो जी चलो, अब चलते दूसरे प्रश्न की ओर। क्वांटम संख्याएं किस कक्षक का प्रतिनिधित्व करती है यदि? कौन सा कक्षक है आप बताओ। n बराबर क्या लिखा? 4। इसका तो कोई नहीं, वो 4 तो आगे लिखा जाएगा। l बराबर 3। 3 किसके लिए होता है भाई? 0 1 2 और 3, S P D और F। सही है? हाँ या ना?
4 तो आगे लिखा जाएगा किसके, f के। 3 पर क्या है, l का मान 3, तो कौन सा कक्षक, f कक्षक। और n की वैल्यू कितनी है, 4, तो कौन से कक्षक का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये क्वांटम संख्या, 4f का। यानी कि यहाँ पर 4f कक्षक आएगा, जिससे पहले 4s 4p 4d 4f। क्लियर। अब आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि इसमें उपकोष कितने हैं और उसमें कक्षक कितने हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। इट्स अ होमवर्क फॉर यू। ओके, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। चलते हैं जी आगे। अब अपना ये तो हो ही गया, 4f कक्षक का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आते हैं बच्चों हम अपना अगला टॉपिक, क्वांटम संख्याएं। समझ में आई, सबको क्लियर हो गई। कुछ नहीं है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या को अगर मैं एक या यूं कहूं एक लाइन में समझाना चाहूं तो क्वांटम संख्या का मतलब होता है n l m l s। ठीक, 1 2 3 4 0 1 2 3। ठीक, इसका मान 0, इसका मान 1 तो -1, 0 +1, 2 तो -2 प्लस -1, 0 +1 +2 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। और s तो सबके लिए हमेशा +1/2 और -1/2 ही होता है। ये है आपकी क्वांटम संख्याएं। ओके, बात समझ में आ गई, S P D और F। ध्यान में आई बात। L का मान 3 आते ही कौन सा कक्षक हो जाएगा, F। कितना इजी है क्वांटम संख्याएं, हाँ या ना। चलो जी चलो, अब चलते हैं ऑल क्लियर, परमाणुओं कक्षकों का आकार। बेटा अपने पास कितने कक्षक हैं, उपकोष हैं, S P D F 4 है। चारों की आकृति देखें। पहला है कौन सा, s ऑर्बिटल, जिसके आकार हमेशा क्या होता है, राउंड शेप में होता है। 1s इलेक्ट्रॉन की संभावना नाभिक के अधिकतम निकट पाई जाती है तथा नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ घटती जाती है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व एक पॉइंट है साइन स्क्वायर, इसे क्या कहा जाता है, साइन स्क्वायर का मान जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, और ये जितनी कम इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उतनी ही कम होती है। राइट, तो इसका स्ट्रक्चर देखो जरा कैसा होता है, इस तरह का। इसमें कोई एक्सिस नहीं होती बेटा, कोई एक्सिस नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये गोल शेप में, तो राउंड शेप में कभी भी इसकी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होती, कोई एक्सिस नहीं, एक्स वाई जेड कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। चलो आगे, डन। चलते हैं आगे। दूसरा p ऑर्बिटल, जिसकी आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। कैसी होती है भाई, डंबलाकार होती है। p की आकृति कैसी होती है, p ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है, इसमें l बराबर 1 ml में 3 संभावित मान होंगे, वो तो बता ही दिए मैंने, px py और pz। ठीक है, अभिविन्यास 3 होगा, x y और z, जिसे हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है तो मैं थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। बेटा देखो, 1 2, ध्यान देना, इधर बेटा x है, इधर y है, चलो यही बना लेती हूँ, और इधर बेटा क्या है, z है। ठीक, चलो पहला अक्ष x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ठीक है, तीनों कक्षक दिख रहे हैं, px py pz। देखो जरा,
प्लस माइनस दो पालियां दिख रही है, दिख रही है, देखो, हाँ या ना, हाँ या ना, ये यूं है, पी एक्स पी वाई पी जेड, यस और नो? बात समझ में आ गई होगी। जो ऊपर वो प्लस में, जो नीचे वो माइनस में, हमेशा हमेशा। ओके, पी वाई इन्होंने इस तरफ लिखा है ना, पी वाई, तो यहाँ देखो ये पी वाई आपको यहाँ मैंने बनाया है, ऊपर प्लस में, इधर माइनस में, प्लस माइनस प्लस माइनस, यस और नो? जल्दी बताओ फटाफट। ओके जी, ओके, चलते हैं आगे। चलिए जी, चलिए, अब चलते हैं इस ओर। अच्छा जी, चले, ओके डन। अब आओ जी आगे, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं अभी देखते हैं, ठीक है? पहले परिभाषा, डी उपकोश में ऑर्बिटल में एल की वैल्यू 2, तो ये हो गया एम एल की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्स डी वाई, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। एक्चुअली ये माइनस नहीं होता, डैश होता है। ओके, इसका एक गणितीय रूप में इसका मान निकाला गया था, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। ओके, चलते हैं आगे। स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप कैसी है। अब मैं आपको यहाँ पर एक एक दिखा रही हूं बनाकर। पहला डी एक्स वाई, आ जाओ सब बच्चे, आ जाओ, एक्स और वाई, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, 3 और 2 अलग। बेटा ये तो होंगे अक्ष में, और ये होंगे राजा अक्ष पर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, नहीं, आ जाओ अक्ष पर। सही है? जल्दी बताओ यस और नो, बात समझ आई या नहीं? क्लियर हो गई? ठीक है, पहला देख सकते हो आप, डी एक्स वाई, ये रहा डी एक्स वाई, ठीक है, उतार लिया। आओ दूसरा, दूसरा क्या है? डी एक्स वाई के बाद में वाई जेड, एक्स तो यही था, ये वाई है और ये जेड, एक्स पे ये रहा, वाई पे ये रहा। यस और नो? यस और नो? से यस मैम, जल्दी जल्दी जल्दी, बात समझ में आ गई? फटाफट बोलो। अगला, अगला क्या है? जेड एक्स, जेड पे ये रहा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जेड और ये रहा एक्स। हाँ या ना? बात समझ में आ गई होगी सबको? क्लियर? क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब कौन सा पॉइंट, जरा ध्यान देना। अब जो बनाने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अक्ष में है। देखो बेटा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर अक्ष में है, एक्स और वाई, वाई स्क्वायर, ठीक? ये जेड स्क्वायर। कैसे? एक्स के ऊपर एक्स, ठीक, और वाई के ऊपर वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
ठीक, अब जेड, एक्स और वाई दोनों नहीं है, हमने इस एक्सिस को जेड माना, क्या माना, जेड, लिख दिया, जेड पे राउंड बना दिया, वापस जेड के ऊपर जेड तो दिखेगा ही नहीं, तो क्या दिखा दिया, क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, क्लियर, डाउट क्लियर हुआ, अक्ष एक्सिस बनाना आ गया, डन। जल्दी से उतारेंगे फटाफट। क्वेश्चन पूछते हैं अक्ष में कौन से होते हैं, अक्ष पर कौन से होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, अक्ष पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर अक्ष में विन्यासित होते हैं। चलो आगे, अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको सबसे पहले ऑफ्पो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों को जिन कक्षकों में भरा जाता है, जिस क्रम में भरा जाता है, वही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, जिसे निम्न नियमों का पालन करना पड़ता है। ऑफ्बो सिद्धांत, पाउली अपवर्जन का सिद्धांत, हुंड की बहुलकता का नियम। एक और नियम है बेटा, N+L का नियम। इन सब का पालन करते हुए ही हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना पड़ता है, ठीक है। चलो जी चलो, पहला क्या है, ऑफ्बो सिद्धांत। फटाफट जल्दी से देखेंगे कि ऑफ्बो सिद्धांत क्या होता है। ऑफ्बो ने इलेक्ट्रॉन को भरने के क्रम में ही दिया था कि जिनकी ऊर्जाएं कम उनको पहले भरो, जिनकी ऊर्जाएं बाद में ज्यादा होती है उन्हें बाद में भरना चाहिए, राइट। तो इसी पे उन्हें कुछ तथ्य दिए, वो देखते हैं कि सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक उच्च ऊर्जा कक्षक से पहले भरे जाते हैं, राइट। देखो जी देखो, ये क्रम तो आपने 10th में भी देखा है, 11th के बच्चों देखा है कि नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी देखा है कि नहीं, फटाफट बता दो जल्दी से, देखा है, हाँ अगर देखा है तो फिर जरा ध्यान देंगे, क्या देखा है, आओ। 1s 2s 2p 3s 3p 4s इस तरह से चलता रहता है, हाँ या ना, क्लियर। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, ठीक है। इस बात से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका क्रम कुछ इस प्रकार होता है, 1s 2s 2p 3s इस तरह से लिखे जाते हैं 7p तक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, है क्या, होनी भी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबको ही आता है, लिखना आता ही है। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 होते हैं, कोई दिक्कत ना जी ना। अब चलते हैं पहला नियम, जब इलेक्ट्रॉन भरना ही है तो किस कक्षक में और किस प्रकार, वो बताइए आप। तो सबसे पहले नियम आया था N+L का नियम। इसने क्या कहा, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्ष में भरा जाएगा जिसमें N+L की वैल्यू कम हो, राइट। ध्यान देना ध्यान से, जैसे अपने पास 1s 2s 3s 4s, रुको रुको रुको, इसको ऐसे नहीं, यूं समझते हैं। अपने पास कक्षक है n बराबर 1 2 3 4, ठीक है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 1s होता है, 2s भी होता है, 2p भी होता है, ठीक। सिंपली 3s होता है, 3p होता है, 3d भी होता है, 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, 4f भी होता है, कोई बात नहीं। अब कहा कि आपके पास 1s है और 2s 2p है, ये तो दोनों एक ही स्थान पर है, दोनों एक ही स्थान पर है ना, एक ही जगह 2 पर ही है, तो कौन से में पहले भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन दोनों में से किस में पहले भरा जाएगा। तो कहा
कि s में भरा जाएगा कि s की ऊर्जा कम होती है। ठीक बात है। कैसे पता चला कम होती है? तो कहा कि आप यदि ये देखें कि n प्लस l को, तो n की वैल्यू 2, s के लिए 0, 2, p के लिए 1, यहाँ आया 2, यहाँ आया 3। n प्लस l की वैल्यू कितनी है? 2, जिसकी वैल्यू n प्लस l के लिए कम होती है उसकी ऊर्जा भी कम होती है। हाँ या ना? बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो ये था आपका n प्लस l का नियम। ऐसे ही बच्चों जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आता है 3d4s, आता है ना? और हमने ये देखा है कि d से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अगर इनमें n प्लस l का रूल लगाऊं तो यहां चेक करो जरा, 3 प्लस d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2। यहां आ जाओ, 4 प्लस 0, यहां कितने हैं? 3 दूनी 3 और 2 5, और यहां कितने? 4। इसीलिए इलेक्ट्रॉन 3d से पहले किस में भरे जाते हैं? 4s में भरे जाते हैं। बात समझ आई? टॉपिक क्लियर हुआ? हाँ जी हाँ, फटाफट उतारेंगे, चलते हैं आगे। दूसरा नियम, पाउली अपवर्जन का नियम। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब कक्षकों में भरे जाते हैं तो पहले जब इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हैं तो एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरो, उनका युग्मन संभव नहीं है। ठीक है? विपरीत चक्रण वाले एक ही जगह आएंगे। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों का मान जब चारों क्वांटम संख्या को समान नहीं है तो उनके लिए इलेक्ट्रॉन जिनका चक्रण क्या हो? विपरीत हो, वही उस एक कक्ष में भरे जाएंगे। कैसे? आपके पास एक कक्षक है जिसके अंदर यूं 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, हम कभी भी ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। विपरीत चक्रण वाले 2 ही इलेक्ट्रॉन एक कक्ष में भरे जाएंगे, 1 से 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्ष में नहीं रहेंगे। एक कक्ष में 2 ही होंगे, 3 कक्ष में 6, 5 में 10, 7 में 14 टोटल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलते हैं अगला नियम। अगला है हुंड का बहुलकता का नियम, कि इलेक्ट्रॉन जब आप भर रहे हैं, एक आपके पास सपोज 3 कक्षक हैं और आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कैसे भरना है? 1, 2, 3, 4 और 5। गलत। कैसे भरना है? 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप सोचें इसमें क्या फर्क है? ठीक, कोई बात नहीं। 3 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं? 3। 1, 2, 3, 1, 2, 3। कौन सा सही बताओ जल्दी, ए या बी? ए। ऐसे कभी भी बना नहीं, पहले सभी कक्षकों में अयुग्मित होंगे, उसके बाद ही वो युग्मित होना शुरू होते हैं। राइट? बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं, अब इसका नियम का अपने को पता चल ही गया है, तो वो हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक उपकोष की कक्षा में बीज की तरह से वितरित किए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम संख्याओं तक रखना होता है, उसके बाद में ही वो युग्मित होते हैं। राइट? क्लियर? अब है ये, इस क्रम से अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, 1s, 2s, 2p। क्लियर जी बच्चे? हाँ या ना? जल्दी, तो अपना टॉपिक खत्म हो चुका है। क्वांटम संख्या से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, पाउली अपवर्जन का नियम, हुंड की बहुलकता का नियम पूछ ही लेता है, n प्लस l का नियम या इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से, अच्छे से मन लगाकर जितना मैंने पढ़ाया है सब पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। 2nd चैप्टर अपना
खत्म हो चुका है, तो अच्छे से नोट्स बनाओ और पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छे से नोट्स बनाओ जल्दी जल्दी, ओके। अब जो भी चीज का डाउट है कमेंट में लिख देना ताकि बात क्लियर हो जाए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट क्लियर करके ही आगे टॉपिक पढ़ाऊंगी, ओके। तो मैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ आऊंगी, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।